मुट्ठी भर मुश्किलें भी झोली भर किताबों से ज्यादा सिखा जाती है। फर्क सिर्फ इतना होगा, किताबें पढ़ोगे तो नींद आएगी और मुश्किलों से लड़ोगे तो नींद उड़ जाएगी। जिंदगी के पिच में कई बार आपको स्टंप आउट करने वाला आपके पीछे खड़ा होता है। एक समय में इतना ज्यादा काम आप करते हो कि आपको एवरेज बना देगा, लेकिन एक ही काम में कितना ज्यादा समय आप लगाते हो कि आपको मास्टर बना देगा। देखो, विकल्पों का ढेर आपको कभी सफलता तक नहीं पहुंचने देगा। मास्टर बनना है तो एक चीज को पकड़ो, उसमें अपनी जान झोंक दो। उनको फिक्स इनकम चाहिए, भले 10 गुनी कम इनकम मिले, लेकिन फिक्स चाहिए। मालिक का इनकम कोई फिक्स नहीं होता, नौकर का इनकम फिक्स होता है। जब तक आदमी गिरेगा नहीं, वो संभल करके चलना कैसे सीखेगा। पेट्रोल तो आज अगर आपको महंगा लग रहा है, कल तो आपको किडनी बेच करके पेट्रोल बनाने की नौबत पड़ जाएगी। फिर अगर एक ही इनकम सोर्स, एक ही सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो 10 साल में लगभग हर चीज की कीमत डबल से ज्यादा होती जा रही है। ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। पेट्रोल तो यहाँ 30% बढ़ रहा है और तुम कह रहे हो कि महंगाई सिर्फ 5% बढ़ी है। तो महंगाई तो सदियों से बढ़ती आ रही है और आगे सदियों तक बढ़ती रहेगी। आप इस महंगाई से परेशान इसलिए हो क्योंकि आपने अपना इनकम सोर्स नहीं बढ़ाया। आज का सेशन हम करने वाले हैं कि 1 लाख रुपए महीना या उससे भी ज्यादा घर से काम करके कैसे कमाया जाए, और वो भी मोबाइल फोन से। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उस पर काम करके 1 लाख रुपए महीना या उससे भी ज्यादा कैसे कमाया जाए। अच्छा, सेशन करने का क्यों ख्याल आया मेरे को? अभी कुछ दिनों पहले कुछ सेशन जब मैंने म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर दिए तो बेहतरीन, बहुत प्यार भरे कमेंट्स आए, लाइक, शेयर, व्यू सब आए। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें लोगों ने कहा कि सर, हमारे पास तो ज़्यादा हमारी कमाई नहीं है, इतनी कम कमाई में हम क्या खाएं, क्या बचाएं और क्या इन्वेस्ट करें। तो मैंने सोचा ये जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन समस्या है, तो क्यों ना ऐसा सेशन किया जाए जिसमें आपको ज़्यादा कमाई करने के ऑप्शंस बताए जाए, और वो ऑप्शन ऐसे जिसमें आपकी जो भी काबिलियत है, जितना भी आप पढ़े लिखे हो उतने में ही हो सके तो बेहतरीन है। मोबाइल फ़ोन पर कुछ नई चीज़ें सीख करके अगर अच्छी इनकम बनाई जा सकती है तो बहुत बढ़िया है। तो 6 तरीके आज बताने वाला हूं जो घर बैठ करके मोबाइल फोन से काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अच्छा, एक फैक्टर और है ये बनाने का सेशन। वो फैक्टर ये है कि एक चीज होती है महंगाई दर, इन्फ्लेशन। ये हर साल जिस तरीके से बढ़ रही है ना सर, इसका कैलकुलेशन भी बताने वाला हूं। आंखें फट जाएंगी, और मेरा दावा है कि आज से पहले महंगाई दर को इस तरीके से कभी नहीं समझा होगा आपने, या समझा भी होगा तो हो सकता है इतना ध्यान ना दिया हो आज जितना ध्यान मैं लेकर के जाने वाला हूं इस पर। इसकी वजह से होने वाला क्या है कि आज जो लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट है ना, या नौकरी की इनकम पर डिपेंडेंट है, कल वो फ्रस्ट्रेट होने वाला है सर। कल वो जिंदगी उनका गर्त में जाने वाला है। अक्सर लोगों को आप देखते हो ना, वो नौकरी वगैरह करके आते हैं, बच्चों पे चिल्लाते हैं, बीवी पे चिल्लाते हैं, अरे साड़ी मांग रही, साड़ी अभी तो लाया, तो 2 महीने पहले साड़ी दिलाया, अरे बच्चा हमेशा तो खिलौना मांगता रहता, अभी तो पिछले महीने खिलौना दिलाया, इतनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई 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 चिल्लाए। सर, महंगाई तो सदियों से बढ़ती आ रही है और आगे सदियों तक बढ़ती रहेगी। आप इस महंगाई से परेशान इसलिए हो क्योंकि आपने अपना इनकम सोर्स नहीं बढ़ाया। अगर बढ़ा लिया होता, अगर इसको समझ लिया होता तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। आज जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना सर, मतलब जो भी अपने आप को मानते हैं कि मिडिल क्लास में हैं सर, कल वो सब लोग पुअर क्लास में चले जाएंगे, और परसों वो सब लोग पुअरेस्ट क्लास में चले जाएंगे अगर एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहे। अभी पूरा डेटा समझाने वाला हूं, आप खुद ही कहोगे अरे बाप रे बाप, ये तो आज तक हमने सोचा ही नहीं था। देखो, 1980 में जब मेरे पिताजी बाइक चलाना सीखा था ना उन्होंने, तो 4 रुपए लीटर पेट्रोल भराया करते थे। कितना? 4 रुपए। 2000 ईस्वी में जब मैंने बाइक चलाना सीखा ना, तो मैंने 28 रुपए लीटर पेट्रोल भराना शुरू किया। आज जब मेरा बेटा सीख चुका है ना सर, 100 रुपए से भी ज़्यादा वो पे करता है 1 लीटर पेट्रोल के लिए। यानी कि पेट्रोल तो वही 1 लीटर है, लेकिन पैसा बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो चार्ट है, ये सर महंगाई दर का चार्ट है, इन्फ्लेशन रेट। इसमें कहता है देखो, 2021 में जो महंगाई बढ़ी है वो 5.13% बढ़ी है, 2020 में 6.62% बढ़ी थी, 2019 में 3.73, इसी तरीके से चार्ट है ये। लेकिन मैं कहता हूं ये चार्ट झूठा है सर, एक तरीके से आम आदमी को पता ही नहीं होता ये। इसके कहने का मतलब 2020 और 2021 में जो 5% का महंगाई बढ़ा है सर, 2020 में जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी 2021 में 105 की हो गई। सर, ये सच है क्या? ऐसा नहीं हुआ है, दिखाता हूं अभी देखो स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ईटी ऑनलाइन से, इकोनॉमिक टाइम से। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, पूरा आर्टिकल पढ़ भी सकते हो। येलो एरिया में जो हाईलाइट मैंने कर रखा है उसको सर पढ़ो। ये कह रहा है कि पेट्रोल 69.59 69 रुपए का था 1 अप्रैल 2020 को, और एक साल में 31 मार्च 2021 को ये हो गया सर 90 रुपए का। यानी कि 30% तो सिर्फ एक साल में बढ़ गया ये।
और अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया उसमें क्या कह रहा है, 2020 और 2021 में कितने परसेंट महंगाई बढ़ी है? 5%, 6%। सर पेट्रोल तो यहां 30% बढ़ रहा है और तुम कह रहे हो कि महंगाई सिर्फ 5% बढ़ी है। कितनी सच्चाई है इसमें? अभी और देखो, दिखाता हूं सर। ये देखो आपके सामने जो स्क्रीन पर है, ये कह रहा है इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी कि हेल्थ सेक्टर में जो महंगाई बढ़ी है वो 14% इंडिया में, चाइना में 12%, इंडोनेशिया में 10%। इसका मतलब जो हेल्थ सेक्टर में है सर, आज अगर किसी का मेडिकल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए है किसी तरीके से, हॉस्पिटल खर्चा, दवाई दारू का खर्चा, तो अगले साल उतने ही चीजें खरीदने के लिए सर अगले साल 1,14,000 पे करेगा वो। या हो सकता है कि पिछले साल अगर 1 लाख पे किया होता तो इस साल 1,14,000। मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या चीजें आती हैं? दवाइयों का खर्चा होता है, हॉस्पिटल ऑपरेशन हो गया या हॉस्पिटल के दूसरे खर्चे वर्चे हो गए, डॉक्टर के फीस हो गए, बच्चों के वैक्सीनेशन वगैरह वो हम कराते हैं वो सब हो गया, मेडिकल टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, पीसीआर, वो सब चीज़ें हो गई, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, वो सब चीज़ें हेल्थ सेक्टर में मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं। उसमें सर 14% की महंगाई दर बढ़ी है। हमने कितना देखा? और ये लेटेस्ट है, ये रिसेंट है। हमने क्या देखा? 5%, 6%। और रुको और बताता हूं सर, एफएमसीजी भी जरा देख लो। एफएमसीजी मतलब बेसिक नीड की, बेसिक जरूरतों का सामान, चावल, दाल, आटा, गेहूं, वो सब। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स का कटिंग है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरा पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। सर ब्लैक कलर में मैंने हाईलाइट जो कर रखा है, इसमें देखो जरा, ऑयल एंड फैट्स हैड 16% इंक्रीज इन होलसेल प्राइस। होलसेल में 13% बढ़ा है सर। ऑयल जो कि हम खाना वाना बनता है घर में हमारे, 13% होलसेल में, रिटेल में तो ज्यादा भी बढ़ा हो सकता है। सर 10.5% का इंक्रीज है व्हीट में, गेहूं में, जो हर हिंदुस्तानी के घर की बेसिक जरूरत है, गेहूं, रोटी बनती है। सर साबुन में बढ़ गया है 9%। सर ब्रेड, बिस्किट जो कि हर घर में जाता ही जाता है, 9.5% बढ़ गया है। तो मैं कैसे मान लो 5%, 6% बढ़ा है महंगाई? सर वो तो दिखाने के लिए डेटा हो गया ना सिर्फ। असल में तो मैं 10% से भी ज्यादा दिख रहा हूं। बेसिक चीजों में अगर मैं 10% मान लूं तो देखो, दरअसल वो डेटा झूठ नहीं है, वो डेटा सच है, लेकिन वो डेटा एवरेज निकाल करके दिया जाता है। अब मान लो भारत में 100 अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं, तो 100 अलग अलग चीजों पर किसी पे 3% बढ़ा होगा, किसी पे 5%, किसी पे 20%, किसी पे 50% बढ़ गया, तो सबको औसत मिला करके उसने निकाल दिया 5%, 6%। लेकिन उस 100 में से 90 चीजों की मेरे को जरूरत ही नहीं है, तो उन चीजों का औसत मैं अपनी चीजों में क्यों कैलकुलेट करूं? मेरे को 9 चीज की जरूरत है, बेसिक चीजों की जरूरत है, पेट्रोल डीजल की जरूरत है, मेडिकल चीजों की जरूरत है, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है, तो मैं तो उसी का काउंट करूंगा। तो मैं इन 2-3 चीजों को मिला करके जो मैं देख पा रहा हूं, कम से कम 10% महंगाई दर तो हर साल बढ़ रही है, कम से कम। वो भी जो रियल डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, किताबी डेटा अलग है, वो 5%, 6% ही है, लेकिन रियल तो 10% से भी ऊपर है। एक चीज समझो सर, आपकी सैलरी 10% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है क्या? अगर 10% के हिसाब से हर साल आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो कल को आपको नहीं लगता आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हो? कल को आपका गुस्सा, मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब बढ़ने वाला है, और ये सब गुस्सा आपके परिवार पे निकलेगा, आपके रिश्तों पे निकलेगा, आपकी जिंदगी पे निकलेगा, आपके करियर पे निकलेगा। तो आपका जिंदगी, आपको नहीं लगता खराब होने वाला है आगे चल के, अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हो? वो इनकम सोर्स कुछ भी हो सकता है। और ये इन्फ्लेशन कंपाउंडेड होता है सर। कंपाउंडेड का मतलब देखो समझाता हूं। अभी जो स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये गूगल का स्क्रीनशॉट है। गूगल पे आप लिखना ऑनलाइन कैलकुलेटर, यही खुल के आएगा। मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि 20,000 रुपए अभी आपका बेसिक घर का खर्चा है, 20,000 रुपए, और उस 20,000 पर मैंने 10% इन्फ्लेशन ऐड किया इस साल का, फिर एक और 10% ऐड किया अगले साल का, फिर एक और 10% किया उससे भी अगले साल का। ऐसे 5 साल तक हर साल मैंने 10-10% ऐड करता चला गया। सर 5 साल बाद यह निकल के आता है 32,210 रुपए। यानी कि आज जितना सामान, जो सामान खरीदने के लिए आप 20,000 रुपए पे कर रहे हो ना सर, उतना वही सामान खरीदने के लिए 5 साल बाद आपको 32,000 रुपए पे करना पड़ेगा। और अभी देखो अगला स्क्रीनशॉट, मैंने अगला 5 साल इसमें ऐड और कर दिया है। यानी कि अभी से लेकर 10 साल बाद सर 10-10% जब हर साल मैंने ऐड किया तो निकल के आ रहा है सर 51,000 रुपए। यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा आज जो सामान खरीदने के लिए आपको 20,000 रुपए पे करना पड़ रहा है सर, उतना ही सामान खरीदने के लिए, चावल, दाल, आटा, पेट्रोल, डीजल खरीदने के लिए अगर 20,000 में आज हो रहा है तो सर 10 साल बाद 51,000 रुपए पे करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आज जो सैलरी आपकी है सर 100% की ग्रोथ आप अगले 10 साल में ले लोगे? बात तो यही हुआ ना, महंगाई जब 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई तो आपकी सैलरी भी 100 गुना से ज्यादा बढ़े, तभी तो ठीक ठाक सब चलेगा।
सर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, 3-3 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, 54 का इजाफा उनकी सैलरी में नहीं हुआ है, फिर भी करे जा रहे हैं। उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है ज़िंदगी उनकी कहाँ जा रही है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं सर, ये सब स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, कहीं नहीं बताया जाता। और इसी की वजह से आदमी मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस और कहाँ कहाँ चला जाता है। फिर आदमी फिर मर्डर वर्डर करने तक की नौबत आ जाती है। गुस्सा आ जरा सब किसी का मर्डर कर दिए, चाकुए भोंक दिए। क्यों ये सब हो रहा है? अरे पैसे की कमी बढ़ती जा रही है। जो 50,000 रुपये कल आपके लिए इनफ था, आज नहीं है, कल बिल्कुल नहीं होगा, परसों तो और बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वैल्यू 10,000 रुपये रह जाएगी, 5,000 रुपये रह जाएगी। तो आपका डिप्रेशन में जाना तो तय है। सर 10 साल में लगभग हर चीज़ की कीमत डबल से ज़्यादा होती जा रही है। ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर चीज़ की कीमत डबल से भी ज़्यादा, लेकिन आपकी सैलरी, आपकी इनकम डबल से ज़्यादा नहीं हो रही है 10 साल में। 10 साल में डबल होने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 10% हर साल बढ़नी चाहिए। हर साल अगर 10% सैलरी भी बढ़ रही है तो आप इन्फ्लेशन के बराबर रह जाओगे। हर साल अगर 10% है, तो वो भी पेट्रोल को तो नहीं बीट कर पाओगे, तो 30% जा रहा है पेट्रोल। तो आज अगर आपको महंगा लग रहा है, 1 लीटर बहुत महंगा है पेट्रोल, तो कल तो आपको खून किडनी बेच करके पेट्रोल बनाने की नौबत पड़ जाएगी। फिर अगर एक ही इनकम सोर्स, एक ही सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो। देखो आजकल के माँ बाप को एक मैसेज है मेरा, अपने बच्चों को अगर आप ये सोच के पढ़ा रहे हो कल बड़ा होकर के आपका बच्चा नौकरी करेगा, नौकरी वही ट्रेडिशनल वाली, चपरासी, क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये सब बनेगा, तो सर पछताने वाले हैं कल आप। क्योंकि कल आपका बच्चा पछताएगा वो नौकरी में जाकर के। सैलरीज कम हो रही है ना सर, घटती जा रही हैं। सर 2013 में, यानी कि अभी से 10 साल पहले की बात करूं, जिन नौकरियों में 20,000 रुपये सैलरी थी, आपको लगता है आज उन्हीं नौकरियों में 50,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी हो गई होगी? प्रैक्टिकल नहीं है। एक आध कहीं हुआ होगा तो हुआ होगा, प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं होता इतना। तो सर सैलरी दिन ब दिन घटती चली जा रही है, तो आप क्या करोगे अपने बच्चे को उसी नौकरी में डाल करके जिस नौकरी में आज जाकर के लोग फ्रस्ट्रेट, परेशान हो रहे हैं? अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखने को बोलिए। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, वो खुद ही सीख जाएंगे। वो मोबाइल है ना उनके हाथ में, फ्रीडम दीजिए उनको। मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं, 2009 में मैंने जॉब शुरू किया था। मैं देखता था 2013 में, अभी से 10 साल पहले, जिन बच्चों का ज्वाइनिंग होता था ना, जो नए बच्चे कॉलेज से पास आउट होकर के कंपनी ज्वाइन करते थे, सर सालाना पैकेज उनको मिलता था लगभग 5 लाख रुपए का। मतलब महीने का काट कुट के उनके हाथ में 35,000 रुपये आता था। आज के समय में देखता हूं जो लोग बच्चे ज्वाइन करते हैं नए, 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपये सालाना पैकेज होता है, यानी कि काट कुट के उनके हाथ में 50,000 रुपये आता है 10 साल बाद। आज सर 10 साल में 50% भी सैलरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन 100% से ज़्यादा। तभी मैंने सेशन की शुरुआत करी थी, सर आज जो लोग मिडिल क्लास हैं वो कल पुअर बन जाएंगे, और कल जो पुअर बनेंगे वो परसों पुअरेस्ट बन जाएंगे अगर इस चीज को नहीं समझे तो। सैलरी घट जा रही है सर, हर सेक्टर में घट रही है। 10 साल में 100% की है कहीं नहीं मिल रही। एक आध कोई हो तो हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी फील्ड में गया हो, रोबोटिक्स में आप चले गए हो, वो तो अलग बात है। हाँ, कोई आज की लेटेस्ट नई जनरेशन की स्किल जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीजें अगर आप सीख रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन ट्रेडिशनल नौकरियों में नहीं है। आजकल के माँ बाप के लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। सर एक बार क्या हुआ, ऋषि अथर्व ने एक वेद लिखा और उस वेद को दिखाया भगवान शिव को। तो भगवान शिव ने उस वेद को बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ करी, और भगवान शिव ने उस वेद का नाम दिया अथर्ववेद। ये सच्ची घटना है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में ये घटना है। शिव महापुराण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये घटना मिलेगी। तो भगवान शिव ने उस वेद को नाम दिया अथर्ववेद, चौथा वेद। उससे पहले 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और पूरा ब्रह्मांड उन्हीं 3 वेदों को मानता था। लेकिन भगवान शिव की वजह से अब संसार में एक नया चौथा वेद आ गया। यह बात जैसे ही प्रजापति दक्ष को पता चली। प्रजापति दक्ष कौन? जो उस वक्त संसार के संचालक थे। संचालक कहने का मतलब आज के टाइम में जैसे देश का संचालक पीएम होता है ना, पीएम के ऑर्डर पे सब कुछ होता है, तो उस टाइम पे पृथ्वी का संचालक प्रजापति दक्ष थे। वही रूल्स डिफाइन करता था, पृथ्वी पर क्या होगा, नहीं होगा, कौन कैसे क्या रहेगा, कौन जात पात, सारे रूल्स उसी के डिफाइन किए हुए थे, प्रजापति दक्ष के। और प्रजापति दक्ष किसके बेटे थे? खुद ब्रह्मा के बेटे थे वो, जिनको धरती पर भेजा गया था कि भैया धरती का भी हमने नया संरचना किया है, तुम जरा देख रेख करो, उसका रूल बनाओ, तुम पीएम हो धरती के।
तो प्रजापति दक्ष को जैसे पता चला कि भगवान शिव ने चौथा वेद का किसी को नाम दे दिया है, गुस्सा हो गए, गरमा गए। और वैसे भी वो भगवान शिव को ज़्यादा मानते नहीं थे, क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा को एक श्राप दिया था। वो एक लंबी स्टोरी है, क्यों दिया था कभी और बता दूंगा आपको। भगवान शिव ने ब्रह्मा को एक श्राप दिया था कि भगवान ब्रह्मा की पूजा पूरे संसार में कहीं नहीं होगी। शिव की होगी, विष्णु की होगी, ब्रह्मा की नहीं होगी। और ब्रह्मा का मूर्ति मंदिर आप देखते भी नहीं होंगे कहीं होता है, एक्सेप्ट पुष्कर के अलावा। राजस्थान में पुष्कर एक जगह है, वहां मंदिर है। तो प्रजापति ब्रह्मा के बेटे, तो उनका ऐसे ही गुस्सा रहता था शिव से, और शिव को भगवान मानते भी नहीं थे प्रजापति दक्ष। क्यों? उनको लगता था, कहते अरे भगवान तो यार अच्छे कपड़े में होते हैं, साफ सुथरे कपड़े में होते हैं, शिव को तो देखो वो कपड़ा पहनने का तमीज नहीं है, वो सिर का खाल लपेट के रहता है। भगवान जो है नहाए धोए से हमेशा रहते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं, वो कभी नहाते नहीं है, शमशान में पड़े रहते हैं, वो भभूत लपेट के अलग रहते हैं, शमशान का राग, बाल कंघी उंगी कभी करना नहीं है, हिमानी पाउडर कुछ लगाना नहीं है, नहाना धोना है नहीं, वो कौन सा भगवान है? मानते नहीं थे उनको। और पता चला कि उसी शिव ने चौथा वेद दे दिया है। अब संसार के संचालक, उस संसार में चौथा वेद इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिना उनकी मर्जी पे गरमा गए। तो अपने 3 भाइयों को उन्होंने बोला, जाओ जरा शिव से शास्त्रार्थ करके आओ। शास्त्रार्थ कहने का मतलब जरा डिबेट करके आओ शास्त्र पे। तो तीनों भाई जब भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने शिव से सवाल किया कि चौथा वेद आपने कैसे इसको नाम दे दिया? भैया वेद तो 3 ही है ब्रह्मा के द्वारा, ज्ञान तो इतना ही है, वेद इतना ही है, चौथा वेद आप कैसे बना सकते हो? तो भगवान शिव ने उनको कहा कि ज्ञान कभी देखो सीमित नहीं हो सकता, और कभी भी कोई भी इसको पूरा नहीं जान सकता। और जिसको लगता है कि ज्ञान इतना ही है और सारा ज्ञान मैं जानता हूं, समझ जाओ वो ज्ञान के अहंकार में पड़ चुका है। सृष्टि के अनंत तक, सृष्टि खत्म होने तक पूरा ज्ञान धरती पर किसी को भी नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने चारों वेद के बारे में फिर शिव ने बताया कि ऋग्वेद देखो इसलिए बनाया गया कि भूगोल की स्थिति और मंत्रों के बारे में, गायत्री मंत्र बेसिकली उसी वेद में है, उसके लिए ऋग्वेद बनाया गया। रजुर्वेद इसलिए बनाया गया कि इसमें यज्ञ और हवन के नियम बताए गए हैं। सामवेद इसलिए बनाया गया कि इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय रूप है। हाँ, इसमें मंत्रों को, इसमें जो मंत्र हैं बेसिकली इंसान के मानसिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और चौथा अथर्ववेद की जरूरत इंसान को इसलिए है, संसार को इसलिए जरूरत है कि इंसान के मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, आयुर्वेदा का जिक्र इसी अथर्ववेद में है, उसका सोल्यूशन अब तक किसी भी वेद में नहीं था, इस वेद में है, इसलिए इस वेद की जरूरत है। और शिव जब ये बात बता रहे थे तो स्वयं ब्रह्मा, बाकी देवतागण भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा ही होना चाहिए, भगवान शिव ने बिल्कुल सही किया है। तब तीनों फिर शांत हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी ये सोचना कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, हमारा बच्चा, हमारा बेटा बेटी को नहीं पता। सर बताना ये चाहता हूं कि आज आपका बच्चा इंटरनेट एरा में जी रहा है, उसके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है ना सर, उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, दुनिया का हर इन्फॉर्मेशन वो पा रहा है और पा सकता है। और आप देखो, कोई माँ बाप किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है, उसके हाथ में इंटरनेट है तो हो सकता है उसके पास जानकारी कुछ ऐसी चीज़ों की भी है जो माँ बाप के पास नहीं है, तो उसको वो अलाउ करना चाहिए कि करो एक्सपेरिमेंट। और भटकना, गिरना, सर जब तक आदमी भटकेगा नहीं सही रास्ते पे कैसे आएगा? जब तक आदमी गिरेगा नहीं वो संभल करके चलना कैसे सीखेगा? जब तक आदमी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा, उसको सफलता की कीमत कैसे पता चलेगी? तो ऐसा कुछ बच्चे के साथ होता है भी तो होने दीजिए ना, अच्छा है, सीधे सीखेगा बच्चा। नाउ अब आते हैं इस सेशन के मुद्दे पर कि 6 तरीके जिससे हम सीखने वाले हैं कि 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए घर से मोबाइल से काम करके कैसे कमाया जाए। देखो, उनमें सबसे पहला है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग क्यों? आज जो गूगल से मैंने निकाला, मुझे पता चला कि देखो 40,000 से ज़्यादा ऐसे यूट्यूब पे चैनल हैं जिस पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और 32 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं अब तक इंडिया में, एक्टिव इनएक्टिव सब मिला करके। मुझे नहीं पता ये डेटा कितना सही है, तो 32 करोड़ अगर कह रहा है, 20 करोड़ भी हुआ, 10 करोड़ भी हुआ, 5 करोड़ भी हुआ तो भी बहुत है। अब मुझे आप ये बताओ, इतने सारे चैनल जो हैं और हर साल नए नए चैनल क्रिएट हो रहे हैं, इनको अपने वीडियो के लिए कोई एडिटर नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना? तो किसी ना किसी को तो हायर करेंगे ना, या तो खुद सीखेंगे, किसी को दूसरे को जिम्मेदारी देंगे। तो इनको आप क्यों नहीं हेल्प कर देते? मैं कहता हूं आज के टाइम में आपको वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए सिर्फ 7 दिन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यूट्यूब पे ही सीख जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करो वीडियो एडिटिंग,
कई सारे मोबाइल ऐप हैं, लैपटॉप नहीं चाहिए, जमाना गया। काइन मास्टर हो गया, इनशॉट हो गया, और भी कई सारे ऐप हैं। यूट्यूब करो तो सही, आपको सिर्फ 7 दिन लगने वाला है सर। प्रैक्टिस करो, 7 दिन में आप वीडियो एडिटिंग सब सीख जाओगे। क्रोमा, ग्रीन स्क्रीन, एनिमेशन, इफेक्ट वगैरह सब सीख जाओगे मोबाइल पर ही। और 7 दिन बाद जब आप सीख जाते हो तो मैं कहता हूं 100 यूट्यूबर्स को मेल करो। कहां से मिलेगी उनकी मेल आईडी? हर अच्छे यूट्यूबर्स के डिस्क्रिप्शन में उनके मेल आईडी या फिर अबाउट सेक्शन में उनकी मेल आईडी होती है। मेल आईडी उठाओ, उन यूट्यूबर्स को मेल करो कि भैया मैं वीडियो एडिटर हूं, आपके वीडियो में एडिट कर सकता हूं, और ऑफर दे दो अपनी तरफ से कि मैं शुरुआत के 5 वीडियो आपको फ्री में एडिट करके दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी मुझे आप पैसे देना, छठे वीडियो के उसके पहले आप 5 वीडियो फ्री में आपके लिए कर ही रहा हूं। और जब आप मेल करोगे ना, एक चीज ध्यान रखना, अक्सर गलती करते हैं कि मेल जब करोगे तो उस यूट्यूबर का नाम लेके मेल करो, और मेल उसका नाम लेने के साथ साथ 2-4 लाइन थोड़ी तारीफ कर दो उसके चैनल की, पर्टिकुलर उसके चैनल की। मैं अपनी बात करूं तो मैं उस ईमेल को खोलता तक नहीं हूं जिसमें हाय करके लिखा हुआ रहता है, हेलो करके लिखा रहता है, जिसमें मेरा नाम नहीं है। आदमी को अपना नाम सबसे ज्यादा प्यारा होता है सर। उस मेल को तो स्पैम समझा जाता है जिसमें रिसीवर का नाम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 100 यूट्यूबर की ईमेल आईडी उठाई, डाल दिया और एक साथ हाई लिख करके सबको एक ही कंटेंट, ऐसा मत करना। हर यूट्यूबर को अलग सेपरेटली भेजो। हर किसी का ईगो होता है, और किसी यूट्यूबर का 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर है तो उसका ईगो और बड़ा हो गया, और आप हाय हेलो करके भेज दे रहे हो उसको। उसका नाम लिखो, डियर, जैसे किसी का नाम मान लो मुकेश है, डियर मुकेश सर, ऐसा करके लिखो, ठीक है। और 100 लोगों को अगर आप भेज रहे हो तो लॉ ऑफ एवरेज देखो, 100 लोग अगर आप भेज रहे हो तो 10 लोग रेडी हो जाएंगे आपसे काम करवाने के लिए। उनको लगता है यार 5 फ्री में करके देख रहा है, देख ले रहे हैं। और शरीफ लोग होते हैं ना बहुत सारी दुनिया में, उनको अगर काम थोड़ा हल्का फल्का ना भी पसंद रहेगा, वो देखेगा इसने 5 वीडियो मेरे को फ्री में करके दिया है, वो रख लेगा आपको काम पर। और वीडियो एडिटिंग कौन सा रोबोट बनाने जैसा है, करते करते सीख जाओगे, प्रैक्टिस करते करते और सीख जाओगे। तो मैं मानता हूं 10 लोगों का अगर आपने काम पकड़ लिया, और एक यूट्यूबर महीने में 5 वीडियो पोस्ट करता है, और एक वीडियो के लिए मैं कहता हूं मिनिमम चार्ज करो आप, सबसे कम चार्ज करो आप 1,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये पर वीडियो के। लोग पर वीडियो 5,000 10,000 चार्ज करते हैं, आप 1,000 रुपये पर वीडियो चार्ज करो। 1,000 रुपये पर वीडियो अगर चार्ज करते हो तो एक यूट्यूबर से आप 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो। ऐसे आपने 10 यूट्यूबर पकड़ा तो 50,000 रुपये महीना हो गया आपका। ऐसे आप 20 यूट्यूबर अगर पकड़ लेते हो तो सर 1 लाख रुपये महीना हो गया। आप कहोगे 20 यूट्यूबर का काम कैसे? अरे मैं कहता हूँ 5 यूट्यूबर का, 10 यूट्यूबर का काम खुद करोगे। एक नया लड़का हायर कर लो, उसको एडिटिंग सिखा दो, 10,000 रुपये महीना दो उसको, उससे एडिटिंग करवाओ, 50,000 का काम उससे लो, बदले में 10,000 उसको दे दो। अब आप कहोगे और उसको तो वो अपना काम कर, अरे मालिक बनना सबको नहीं आता। ऐसा होता तो इतने सारे दुनिया में जो इंजीनियर हैं वो खुद का प्रोजेक्ट बना के नहीं काम करने लग जाते, दूसरे क्या नौकरी क्यों करते? मालिक बनने का ताकत, मालिक बनने का जज्बा सब में नहीं होता। उनको फिक्स इनकम चाहिए, भले 10 गुनी कम इनकम मिले लेकिन फिक्स चाहिए। मालिक का इनकम कोई फिक्स नहीं होता, नौकर का इनकम फिक्स होता है। तो उनको नौकर बनना ठीक है लेकिन फिक्स चाहिए। तो 20 अगर यूट्यूबर आपने काम करना शुरू कर दिया उनके साथ तो 1 लाख रुपये महीना नहीं हो गया, ठीक है। और मैं कहता हूं जब पहला यूट्यूबर आप के साथ काम करना शुरू करोगे ना, तो उसको जब आपका काम पसंद आता है उसका एक वीडियो टेस्टिमनी बना लो। उसको रिक्वेस्ट करो कि सर एक वीडियो बना के दे दो, 2 मिनट का, 1 मिनट का, जिसमें आप मेरे काम की तारीफ कर रहे हो या अच्छा कुछ बोल रहे हो। वो अगर खुश है आपके काम से तो 1 मिनट का वीडियो आपको बना के दे देगा। अब जिस भी क्लाइंट से आप बात करो, जिस भी यूट्यूबर से बात करो, उस 1 मिनट का वीडियो उस ईमेल में अटैच करके भेजो। आप दिखाओगे अरे ये इस यूट्यूबर का 2 लाख सब्सक्राइबर है और इसने इसके बारे में अच्छा बोला है, तो ट्रस्ट बन जाता है, डेवलप हो जाता है। किसी एक ने अच्छा करा है तो मतलब वो एक सबूत हो गया कि आपका काम अच्छा है। समझे, टेस्टिमनी बड़ा काम करता है। अब दूसरे के साथ आपने काम किया, उससे भी टेस्टिमनी वीडियो ले लो। जितने लोगों के साथ काम करो हर किसी से टेस्टिमनी वीडियो प्यार से ले लो। आपका काम अगर अच्छा है तो उसको टेस्टिमनी देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से, बड़ा अच्छा बोलेगा, अरे बहुत बढ़िया एडिट करता है, 1 नंबर एडिट करता है, जरूर काम करवाओ इससे। बस उस वीडियो की वजह से काम मिल जाएगा आपको। और जब काम बढ़ता चला जाए 2 लड़के और हायर कर लो, फिर बड़े 3 लड़के हायर कर लो, 10 लड़के, देखोगे धीरे धीरे आपकी पूरी कंपनी बन जाएगी वीडियो एडिटिंग की। आप पता चले 50 100 यूट्यूबर 200 यूट्यूबर को आप ही हैंडल। कई सारी ऐसी कंपनियां यही करती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली कंपनियां। कई सारे यूट्यूबर्स का काम वो करके दे रहे हैं। आपका धीरे धीरे वो काम हो जाएगा, चल पड़ेगा ये काम। और ये काम ऐसे अभी बता रहा, अभी तो पहला बताया है, 5 अभी बाकी है। ये काम ऐसा है कि आप पूरी जिंदगी ऐसा बिजनेस को लेके चल सकते हो। आपकी नौकरी है, दूसरा वो इनकम है, उसको लात मारो और पूरी तरीके से इसमें झोंक सकते हो। हाँ, लेकिन तब जब सैलरी के बराबर की इनकम इधर से आने लग जाए तब। ऐसे नहीं कि भैया छोड़ दिए उसको। दूसरा तरीका है
आज के समय में देखो थंबनेल, पोस्टर्स की भी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक थंबनेल, यूट्यूब का थंबनेल बनाने का लोग चार्ज करते हैं 300 से 500 रुपए। मैं कहता हूं मिनिमम चार्ज करो, 100 रुपए चार्ज करो। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 दिन लगेगा। अरे कैनवा डाउनलोड कर लो, जिस तरह का बनाना एक से एक बन जाता है एचडी में। 3 से 4 दिन आपको लगेगा बनाना। उसको भी वही करो, सारे यूट्यूबर्स को मेल करो। लॉ ऑफ एवरेज का यहाँ भी ख्याल रखना, 100 को भेजोगे तो 10 काम देगा आपको। सर ऐसे अगर 500 यूट्यूबर आपने पकड़ लिए, 500 तो ज़्यादा हो गया, मैं कहता हूँ ऐसे अगर आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हो और 20 यूट्यूबर आपके साथ काम करने को रेडी हो जाते हैं तो 10,000 रुपये महीने का आपका जुगाड़ हो गया, है ना। इसी तरीके से आप कल को 3-4 महीना जब अच्छा काम करने लग जाओगे, आपको काम करते करते भी एक्सपर्टीज आपकी बढ़ जाएगी, तो उन्हीं 20 यूट्यूबर को आप फिर 500 रुपये पर थंबनेल चार्ज करोगे ना, वो हंसी खुशी आपको दे देंगे सर। क्योंकि आपके जैसी क्वालिटी दूसरे मार्केट में नहीं दे रहा होगा कोई, आप कुछ अलग ही बनाकर उनको दे रहे हो। ठीक है, फिर 50,000 रुपये इनकम हो जाएगी आपकी उसी 20 यूट्यूबर से। कल को फिर 40 यूट्यूबर के साथ ₹1,00,000 महीना हो जाएगा। कल को फिर 80 यूट्यूबर के साथ ₹2,00,000 महीना हो जाएगा। 80 का काम तो आप संभालोगे नहीं, 2 लड़का रख लेना, उसको भी सिखा दो। क्या टाइम जाने वाला है। मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ ना सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये चीज़ों में माहिर बनने से अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो आपका निकम्मापना रोक सकता और कुछ नहीं, आलस रोक सकता और कुछ नहीं। अरे होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो कौन काम देगा, नहीं दिया तो ये तो मार देगा आपको। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम में जो यूट्यूब पे अच्छा कर रहे हैं, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, अब यूट्यूब पे इस टाइम पे जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तकरीबन 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, फेसबुक पर भी हूँ जहाँ पर 8.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, ट्विटर पर भी हूँ, मोज पर भी, चिंगारी पर भी, लिंक्डइन पर भी। अब मैं ये सेशन की तैयारी आपके लिए करूं या इन सारे हैंडल्स को मैं संभालता रहूं, कौन से पे कब वीडियो गया, कौन सा टाइटल जाएगा, कौन सा थंबनेल जाएगा, इंस्टा पे क्या पोस्ट गया, नहीं, ये सब अगर करने बैठूं मैं तो फिर जो मुझे आपको सिखाना हो तो सिखा ही नहीं पाऊंगा। मैं उन चीज़ों में फंस के रह जाऊंगा। मैं तो मैं क्या करूंगा, किसी को हायर कर लूंगा कि भैया ये सब संभालो। ठीक है, तो ये वाला काम, संभालने वाला काम आप कर सकते हो। ऐसे ही फिर सारे यूट्यूबर्स को मेल करो, बताओ उनको कि आपका 5 प्लेटफॉर्म, आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सब मैं संभाल के दूंगा। मार्केट में तो भैया इसके देखो, ये डिमांड सप्लाई का खेल है। कोई बड़ा यूट्यूबर है तो उसके तो ₹1,00,000 ₹2,00,000 महीने भी चार्ज करते हैं लोग संभालने वाले। कोई छोटा यूट्यूबर है तो उसके कम चार्ज करेंगे। आप 10,000 रुपये इसका चार्ज करो महीने का। बोलो 10,000 रुपये में आपका 5 प्लेटफॉर्म में संभाल दूंगा। आपके प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी पोस्ट भी मैं डाल दूंगा, स्टोरी भी मैं डाल दूंगा, सब मैं कर दूंगा जो आप बोलोगे। 5 प्लेटफॉर्म का सिर्फ 10,000 रुपये महीना लूंगा। सर ऐसे 5 प्लेटफॉर्म, 5 यूट्यूबर पकड़ लो, 50,000 रुपये हो गया। ऐसे 10 यूट्यूबर पकड़ लो, 1,00,000 रुपये हो गया। और इस काम में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। सोशल मीडिया, अब आज वीडियो डाला है तो 3-4 दिन बाद ही ना वीडियो डालोगे यूट्यूब पे, या अगर कोई रोज भी डाल रहा है तो आज डाला है तो आप कल ही करोगे ना। दिन में 1 पोस्ट जाएगा या 2 पोस्ट जाएगा, तो काम ज़्यादा इसमें है नहीं। 10 यूट्यूबर, 15 यूट्यूबर, 20 यूट्यूबर भी पकड़ करके आप उनके साथ काम कर सकते हो, अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे भैया, सर्विस अगर ले रहे हो तो अच्छी सर्विस देना, ऐसी सर्विस देना, अपना जी जान, अपना काम समझ करके काम करना। वो आदमी जो खुश होगा ना, आपको 4 और हो सकता है यूट्यूबर आपको से रिकमेंड कर दे कि भैया इसका भी काम तो ही संभाल ले, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और अभी तो 3 तरीके मैंने बताया आपको, 3 और बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इतने सारे तरीकों में मास्टर किसी एक ही चीज पर बनना ऐसा नहीं कि आप थंबनेल वाला भी काम पकड़ लो, यूट्यूब वाला भी काम पकड़ लो, एडिटिंग वाला भी काम पकड़ लो, सोशल मीडिया वाला भी काम आपने अपने पकड़ लिया, फिर तो खिचड़ी बन के रह जाओगे, फिर एवरेज बन के रह जाओगे। ब्रूस ली कहते हैं मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 1000 मूव्स की प्रैक्टिस करी हो। वो कहते हैं मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही मूव्स की प्रैक्टिस 1000 बार करी हो, क्योंकि उस मूव में वो मास्टर बन चुका है, वो माहिर बन चुका है। अब वो जिसके साथ भी खड़ा रहेगा ना, वो उस एक मूव से उसकी जान मार देगा वो। तो ऐसे ही 10 काम मत करो सर, एवरेज बन के रह जाओगे। कोई एक काम पकड़ो। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने अगर क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, टेनिस, चेस की भी प्रैक्टिस अगर करी होती ना,
तो क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर कभी नहीं बन सकता वो। रोनाल्डो ने फुटबॉल के साथ साथ टेनिस और क्रिकेट की भी अगर प्रैक्टिस करी होती ना, तो रोनाल्डो कभी मास्टर नहीं बनता फुटबॉल का। जाकिर हुसैन ने तबले के साथ साथ थोड़ा दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी बजाना शुरू कर दिया होता ना, वो कभी मास्टर नहीं बनता। मास्टर बनना है तो एक चीज़ को पकड़ो, उसमें अपनी जान झोंक दो, बन जाओगे मास्टर। देखो, विकल्पों का ढेर आपको कभी सफलता तक नहीं पहुंचने देगा। मैंने क्या कहा? विकल्पों का ढेर कभी भी आपको सफलता तक नहीं पहुंचने देगा। हर सफलता के रास्ते में ना ये विकल्प, ये ऑप्शन आपके लिए रास्ते की रुकावट बनेगी। उस रास्ते में जैसे ही मुश्किलें आएगी ना, एक विकल्प का ख्याल आपको हो जाएगा, अच्छा ये तो काम तो मेरे पास है ही, अरे बड़ा मुश्किल है काम, तो वही वाला काम कर लेता हूं। विकल्प आपको रोकते हैं, और जिस आदमी के पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही रास्ता है, वो अपनी जान लगा देता है उसमें और माहिर खिलाड़ी बन के निकलता है फिर वहां से वो। और चलते 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 एक दिन सफलता उसको अपनी बाहों में ले लेती है। एक पकड़ना, चार नहीं। सब पे थोड़ा थोड़ा मन में ख्याल है, यहां से भी कमा लूंगा, वहां से भी कमा लूंगा, वहां से कमा लूंगा, कहीं से नहीं कमा पाओगे। फिर कहीं से नहीं कमा पाओगे। 6 महीने बाद बोलोगे अरे हमने तो बहुत ट्राई किया था, कुछ हुआ नहीं। होगा कहां से? महान बनने के लिए कोई महान काम नहीं किया जाता, बल्कि साधारण काम को इतनी बार किया जाता है कि उसमें महानता हासिल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अभ्यास की सीमा लांघी होती है उस आदमी ने, उसी साधारण काम में, जिस साधारण काम को आप देख करके कहते हो कि अरे ये तो साधारण है, इससे क्या होगा। कहते हैं कि एक समय में कितना ज्यादा काम आप करते हो ये आपको एवरेज बना देगा, लेकिन एक ही काम में कितना ज्यादा समय आप लगाते हो ये आपको मास्टर बना देगा। और ये सब जब काम करोगे ना तो आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने शुरू किया था। लोग मजाक बनाएंगे, और मजाक बनाने वाले सबसे ज़्यादा आपके सबसे पहले करीबी होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे। देखो, कहते हैं कि जाहिल दोस्त से ना आपको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, बजाय किसी समझदार दुश्मन के एक जाहिल दोस्त आपका सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि वही जाहिल दोस्त सबसे पहले ये कहने आएगा, अरे कहाँ फंस रहा है, कहाँ जा रहा है, इस अच्छी खासी नौकरी कर, इससे हम कुछ नहीं होता। और आप अगर उसकी बात में आ गए तो जिंदगी खराब कर दी उसने आपकी। फिर रावण जब मर रहा था ना, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था कि संसार से सबसे बड़ा ज्ञानी आज संसार छोड़कर जा रहा है, जाओ कुछ सीख लो उससे। तो लक्ष्मण गए उसके पास, लक्ष्मण रावण के सर के पास बैठ गए, बोले भैया भगवान राम ने हमको भेजा है, कुछ सिखाओ। तो रावण ने मुंह फेर लिया, कुछ बोला ही नहीं। ये देख के लक्ष्मण गुस्सा, उठ के गए राम के पास, बोले भैया देखो इसकी अकड़, मर रहा है फिर भी इसकी अकड़ नहीं गई, मुंह फेर लिया इसने, बताया नहीं मुझे। तो राम ने बताया कि देखो अब रावण हमारा शत्रु रहा नहीं, वो हार चुका है युद्ध। और किसी ज्ञानी से अगर आपको ज्ञान चाहिए ना, तो उसके सर के पास बैठ के नहीं, उसके पैरों के पास बैठ के ज्ञान लिया जाता है। तो लक्ष्मण गए, अब पैर के पास बैठे, पूछा उससे। तब रावण ने अब 3 बातें लक्ष्मण को बताई, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात रावण ने बताई, शुभस्य शीघ्रम, यानी कि कोई भी शुभ काम करने में देर मत करो, जितनी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओ एग्जीक्यूशन में उसको डाल दो। रावण ने बताया मैंने भगवान राम को पहचान लिया था, लेकिन पहचान कर भी उनके चरणों में आने में मैंने देरी कर दी, जिसकी वजह से मेरा विनाश हो गया। दूसरी बात बताई कि दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझो। मैंने जब ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि मुझे कोई मार ना सके, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे मनुष्य और बंदर के अलावा कोई भी ना मार सके, क्योंकि मनुष्य और बंदर को मैं तुच्छ समझता था, वो क्या उखाड़ लेंगे मेरा, और उसी मनुष्य की वजह से मेरा विनाश हुआ। तीसरी बात उन्होंने बताई, रावण ने बताई कि सीक्रेट, अपना रहस्य कभी किसी को मत बताओ। विभीषण को अगर मेरा सीक्रेट पता ना होता तो शायद राम मुझे मार ना पाते। विभीषण को अगर मेघनाथ का सीक्रेट पता ना होता तो रावण तो छोड़ो, मेघनाथ को ही मारना असंभव था, इतना शक्तिशाली था वो इंद्रजीत, जो इंद्र को जीत के बैठा हो। और विभीषण कौन होते हैं आज के टाइम में? जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। किसी को रहस्य मत बताओ सर, किसी को अपना सीक्रेट मत बताओ। कोई पूछे कहां गायब हो, भाई मौज ले रहे हैं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, मत बताओ वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, मत बताओ मैं किसी का सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने का सोच रहा हूं, मत बताओ मैं किसी का ग्राफिक्स बना के दे रहा हूं, मजाक उड़ाएगा। 4 बात और बताया, कहां फंस गए, हम जानते हैं, को गया था कुछ नहीं कर पाया, सुसाइड कर लिया, पैसों से नहीं कमा पाया, नौकरी छोड़ के गया था। आप कहोगे हाँ सही में गया, आप भी नहीं कर पाओगे, फिर आपके दिमाग में उसका बात घूमता रहेगा। बताओ ही मत, किसी को भी मत बताओ आप क्या कर रहे हो। ये कलयुग है सर,
और कलयुग से ज्यादा ये चतुर्युग है, चतुर्युग। चारों तरफ लोग चतुर हैं। जिंदगी के पिच में कई बार आपको स्टंप आउट करने वाला आपके पीछे खड़ा होता है। आप तो देख रहे हो कि बॉल तो सामने से आएगी, दुश्मन सामने है, लेकिन हरकत पीछे से हो जाती है। बॉल उसके हाथ लगते ही आपको उड़ा देता है। आप सामने देख रहे हो लेकिन खेल पीछे से हो गया। इसीलिए अपना सीक्रेट नहीं बताओ किसी को। चौथा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। बड़ा पॉपुलर तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? ब्रांड किसी और का होता है, मतलब माल बना कोई और रहा है, माल खरीद कोई और रहा है, बेचने वाले आप हो, और आपको बेचने के लिए किसी के घर नहीं जाना। आपको बेचना कोई फिजिकल हार्ड प्रोडक्ट नहीं है, सॉफ्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे अमेजॉन का एग्जांपल ले लो। दुनिया का सबसे बड़ा एफिलिएट प्लेटफॉर्म है अमेजॉन। अमेजॉन के हर प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो। आप अगर बेचते हो, आपकी वजह से अगर बिकता है तो आपको कमीशन मिलता है। मान लो अमेजॉन पे कोई मोबाइल फोन है सैमसंग का, और सैमसंग का मोबाइल फोन बहुत सारे लोग खरीद रहे होंगे, लेकिन अगर आपने अपना एफिलिएट अकाउंट बना करके अपना लिंक क्रिएट करके, अमेजन पे ऑप्शन होता है, गूगल यूट्यूब पे सर्च करोगे ना एफिलिएट कैसे बनते हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। वो उसके थ्रू आप अमेजन एफिलिएट बन जाओगे, फ्री में बन जाओगे और तुरंत बन जाओगे। अब उसी सैमसंग के मोबाइल का लिंक आपने जो जनरेट किया, उस लिंक को आप बतेरे फेसबुक ग्रुप में आप होगे, बतेरे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह अगर आपने शेयर कर दिया और उसमें से किसी एक आदमी ने भी खरीद लिया, और मैं मानता हूं अगर अमेजॉन ने फिक्स कर रखा है उस सैमसंग मोबाइल पे 1% एफिलिएट कमीशन, तो सर 1 लाख का 1% 1,000 रुपये हो गया, और 10 लोगों ने अगर खरीद लिया तो 10,000 रुपये बैठे बैठे हो गए आपके। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट का आप अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, किताबों का, मोबाइल का, या जो भी अमेजॉन पे बिक रहा है सबका आप क्रिएट कर सकते हो। तो है ना मजेदार। अच्छा, ऐसे कोर्सेज का होता है। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अपने कोर्सेज बनाते हैं। उन कोर्सेज को अगर आप सेल करते हो तो वो 30%, 20%, 50% कमीशन आप ही को दे देते हैं एज एफिलिएट कमीशन। अब जैसे मैं आपको, आपने देखा होगा कई बार मैं आपको एंजल वन कहता हूं कि एंजल वन से आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। तो वो एंजल वन मैं क्यों कह रहा हूं? उसने मेरे को एफिलिएट बना रखा है। आप अगर मेरे लिंक के जरिए एंजल वन पे जाते हो, हालांकि कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं प्रॉब्लम क्या है बताने में। है तो है, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, अच्छी चीज आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आप अगर उसको यूज करते हो तो आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा। तो एंजल वन पे जैसे आप साइन अप करते हो उसका एक सर्टेन कमीशन मुझे मिलता है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, सर 10 लाख, 15 लाख रुपये महीना, 20 लाख रुपये महीना कमाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट बन करके। ओके, 5वां तरीका है ड्रॉप शिपिंग। ये बहुत बढ़िया तरीका है और बहुत कम लोगों को पता है, और बहुत आसान भी है ये ड्रॉप शिपिंग। बताता हूं, ध्यान से समझना है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? आप वो बेचते हो जो आपके पास है ही नहीं, और आपको कभी रखने की जरूरत भी नहीं है, और इससे कोई मतलब नहीं है उस प्रोडक्ट में को आपने देखा भी है कि नहीं, प्रोडक्ट को आपने कभी हाथ में लिया है कि नहीं लिया, आपको कोई मतलब नहीं। आपको दुकान में, वेयर हाउस में कुछ भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको वो बेचना है। अब कहोगे ये कैसे बिकेगा भैया? बताता हूं। मान लो सैमसंग का मोबाइल है। अब सैमसंग का मोबाइल बनाया सैमसंग ने। अब कोई होलसेलर होगा जिसने अपने होलसेल वेयर हाउस में रख रखा है। आपने क्या किया, अमेजॉन पे जाकर के एक ड्रॉप शिपिंग का अपना प्रोफाइल बना लिया। अच्छा सा आपने अपना मोबाइल का डिस्क्रिप्शन वगैरह डाला, अच्छा सा मोबाइल का फोटो वोटो वो सब करके डाला आपने। अब जब भी सामने से कोई ऑर्डर आएगा ना कस्टमर का, वो ऑर्डर तो आपके पास आएगा। आप ड्रॉप शिपिंग वेयर हाउस वाले को बोलोगे कि भैया इस एड्रेस पे ये वाला माल पहुंचा दो। अब वो वेयर हाउस वाले की हेडेक है, वो उस एड्रेस पे पहुंचा देगा पैकिंग करने के लिए। आप अपने घर पे बैठे हो, अपने मोबाइल पे लेके, आपको कुछ हिलना डुलना नहीं है। उसने पहुंचाया, आपके पास पेमेंट रिसीव हुआ, और उस पेमेंट में से अपना कमीशन कट गया, वेयर हाउस वाले को चला गया। ये सब ऑटोमेटेड होता है प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा, आप कहोगे फिर ऐसा क्यों भैया, आपको किस बात का कमीशन मिला? हाँ, कुछ किया ही नहीं आपने। तो आपने इस बात का कमीशन मिला कि जो होलसेलर था ना, जो वेयर हाउस बना करके बैठा है कहीं, उसको बेचने के लिए कहीं तो दुकान खोलना पड़ता, उसको बेचने के लिए कहीं तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती, उसको ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। आपने उसका काम आसान कर दिया। उसको ना दुकान खोलने की जरूरत पड़ी, उसको ना कहीं दुकान का किराया, दुकान के लिए एम्प्लॉय स्टाफ करने की जरूरत पड़ी। ये सब खर्चा आपकी वजह से बचा ना, उसके ब्रांडिंग मार्केटिंग का खर्चा आपकी वजह से बचा ना, तो वो सारा खर्चा आपने एज ए इनकम ले लिया। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग।
ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट किसी को भिजवाने की जरूरत नहीं, आपका कोई हेडेक ही नहीं है। बेसिकली आपको ये आना चाहिए बढ़िया सा फोटो, बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन, कैसे आप अमेजॉन पे डाल सकते हो। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट भी करती है, अलग अलग कई सारे वेबसाइट्स आज के टाइम में ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी आपको देते हैं। बनाता कोई और है, भेजता कोई और है, पैसे आप एंजॉय करते हो। ठीक है, ये होता है ड्रॉप शिपिंग। अभी तक मैंने आपको 5 तरीके बताए, छठा भी बाकी है। लेकिन छठा बताने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये सारे काम जो है ना, ऐसा नहीं एक झटके में हो जाएगा, आप शुरू करोगे और पैसा आने लग जाएगा। सर मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूट्यूब पर जाओ, सोल्यूशन मांगो। ड्रॉप शिपिंग में ये दिक्कत, एफिलिएट मार्केटिंग में ये दिक्कत, एडिटिंग में ये दिक्कत, यूट्यूब पे हर चीज़ का सोल्यूशन है, फटाफट आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाओ, अरे कोई यूज़र नहीं मिल रहा, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। मुश्किलें आएंगी, हमेशा मुश्किलें आएंगी सर, और वही तो सबसे ज़्यादा सिखाती हैं आपको। कहते हैं कि किताबों और मुश्किलों में किसी एक को अगर चुनना हो ना, तो मुश्किलों को चुनना, क्योंकि मुट्ठी भर मुश्किलें भी झोली भर किताबों से ज़्यादा सिखा जाती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि किताबें पढ़ोगे तो नींद आएगी, और मुश्किलों से लड़ोगे तो नींद उड़ जाएगी। लेकिन यकीन करना मेरे दोस्त, मुट्ठी भर मुश्किलें झोली भर किताबों से ज़्यादा सिखा जाएगी। अभी एक लड़का मेरे से मिलने आया था, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, लेकिन वो लड़का कुछ ज़्यादा ही दुखी था अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, माँ बाप ने अपने से अलग कर दिया है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत दुखी था। वो मेरे से राय लेने आया था कि सर क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा दुखी, मेरे को वो समझ में आ रहा था। तो हालांकि उसको तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोल्यूशन कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन इन जनरल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब मैं उससे मिल के हटा ना, तो मैं ऐसे लोगों से जब मिलता हूँ तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि सर जिस समस्या को वो इतना बड़ा समस्या समझ रहा था ना, हालांकि जिसके पास पैसे की दिक्कत होती है उसको उसी को भैया दर्द महसूस होता है, जिसके पास नहीं होती ज्ञान देना तो बहुत आसान है। लेकिन फिर भी एक चीज़ समझिए आप, क्या वो सच में रियल समस्या है क्या? मेरे हिसाब से रियल समस्या मालूम क्या होती है? जब आपको कोई हेल्थ चैलेंज आ जाए, शरीर आपका काम ना कर रहा हो, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं बार 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 बार, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए आप। इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन आपके पास नहीं है कि आपका हेल्थ कब ठीक होगा, आपको नहीं पता। कोर्ट कचहरी के चक्कर से कब छूटोगे, आपको नहीं पता। वहां किसी और के हाथ में सॉल्यूशन है। और मैंने देखा है कि डॉक्टर के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में परिवार का परिवार तबाह हो जाता है सर, जिंदगी खराब हो जाती है, न समय मिलता है कुछ और करने के लिए, जिंदगी उलझ के रह जाती है, और सॉल्यूशन अपने हाथ में होता नहीं है। इन दोनों चीज़ों से कंपेयर करके जब मैं देखता हूं पैसे की दिक्कत, सर इसका सॉल्यूशन तो अपने ही हाथ में है ना। कमाई की दिक्कत है, बिजनेस फेल हो गया, नौकरी कर लो, नौकरी नहीं मिल रहा, कोई छोटा मोटा नौकरी कर लो, अरे झाड़ू मारने की नौकरी कर लो, ये तो मिलेगा। अब आप कहोगे ईगो, हम कैसे झाड़ू मारेंगे, तो तुमको गल्ले पे बिठा लें। देखो, जब पैसा नहीं है तो ईगो पालने का कोई मतलब नहीं है। पैसा बहुत है, बैंक भरा हुआ है, तो ईगो समझ में आता, तब ईगो पाल लो। लेकिन पैसा नहीं है तो ईगो काहेगा? ईगो अपना करो साइड में, कोई भी छोटा मोटा काम करो, पकड़ो, आपको पैसे की दिक्कत सॉल्व। छोटा मोटा काम में आपका पैसा आने लग जाए, फिर बड़ा का पकड़ना, फिर बड़ा पकड़ना, फिर बड़ा पकड़ना, बढ़ते बढ़ते फिर अच्छा काम पकड़ लेना, और अपने मर्जी का। लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए तो झाड़ू मारने का काम पकड़ो ना, कौन रोक रहा है? या इस जैसा कोई और दूसरा छोटा मोटा काम पकड़ो। ईगो त्यागो सबसे पहले, अगर पैसा नहीं है तो ईगो मार देगा। और असली प्रॉब्लम तो मुझे लगता है दुनिया नहीं, भारत का जो सबसे अमीर आदमी है उसके घर में असली प्रॉब्लम है। अनंत अंबानी को जानते हो? मुकेश अंबानी का बेटा। देखा ना कितना मोटा है वो। एक टाइम था उसने वजन कम कर लिया था अपना, लेकिन आज के टाइम में इतना ही मोटा हो गया है सर। उसकी जब शादी हो रही थी ना, तो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे भयंकर ट्रोल हुआ उसका, क्योंकि वाइफ उसकी पतली दुबली बहुत सुंदर, और ये मोटा, एकदम भयंकर मोटा, भयंकर मोटा। मुकेश अंबानी भी मोटा है, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं लगता उसका मोटापा, इतना मोटा। तो लोगों ने भयंकर मजाक उड़ाया, लेकिन रियलिटी जानते हो आप सर, वो अस्थमा का पेशेंट है। वो चाहकर भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो चाहकर भी अपना वजन कम नहीं कर सकता, मेडिकेशन पे, दवाइयों पर है वो। कितना दुख होता होगा उसको अपने मोटापे का। वो ढंग से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता सर, ढंग से अपनी मर्जी का खाना पीना नहीं खा सकता। वो कितने लोगों का मजाक का शिकार होता है, वो क्या मेंटल कंडीशन उसकी होगी, उसकी सोचो सर। भारत का सबसे अमीर आदमी, आपको लगता है कि पैसा आ जाए तो भैया लाइफ सेट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। उसके पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास जो प्रॉब्लम है ना, जो परेशानी है, उसका सोल्यूशन उसके पास नहीं है सर। असली प्रॉब्लम ना वो है, असली समस्या में अगर कोई है तो वो है।
आपकी समस्या उसकी समस्या के सामने कुछ नहीं है। सर आप अगर 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो ना, तो मैं कहूंगा अनंत अंबानी से ज्यादा सुखी आप हो। आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो, अगर अनंत अंबानी वाली समस्या आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप उससे ज्यादा सुखी हो। सर भारत के सबसे अमीर आदमी के बेटे से ज्यादा सुखी आप हो। सर कंपेयर करो ना अपना दुख। आप तो हमेशा रोने में लगे रहते हो। लॉजिकल बनो सर, लॉजिकल। आपकी समस्या उससे कहीं ज्यादा छोटी है, कहीं ज्यादा छोटी है। और वैसे भी आईपीएल में बोली उसी की लगती है जो अपने काम में माहिर होता है। रोने के बजाय अपने काम में माहिर बनो ना, अपने काम में लगो ना। नौकरी नहीं है, छोटा मोटा काम पकड़ो, उस छोटे मोटे काम में माहिर बन जाओ। सर वो बॉस ही आपको इतना पसंद करने लग जाएगा, गले भी बिठा देगा। वो कहेगा तू मेरा दोस्त बन जा, मेरा ड्राइवर बन जा, मेरा ये काम करने लग जाए। क्या पता आपको मैनेजर बना दे अपनी कंपनी का। भरोसा हासिल तो करो, माहिर तो बनो। एक लड़का भी बड़ा फेमस है आजकल, रिंकू सिंह। आखिरी 8 बॉल पर 39 रन बनाने थे। सबने मान लिया था भैया कोलकाता तो हारेगी, हारेगी, निश्चित हारेगी। आया, इतना छक्का मारा, इतना छक्का मारा, पूरा गेम ही बदल दिया उसने। गेम चेंजर। आज के टाइम में हर टीम लाइन लगा खड़ी है, भैया आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। पैसा कितना चाहिए बताओ। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, न्यूज़ में छाया हुआ है वो। सर आपकी दिक्कत यह है कि आप अपनी स्किल डेवलप करने पे काम नहीं करते, और आप सोचते हो हमको पैसा कहाँ से आ जाए, कोई हमको पैसा दे दे। सर स्किल डेवलप तो करो, अपनी स्किल में माहिर तो बनो। पूरी दुनिया लाइन लगा करके खड़ी होगी, कहेगी हमारे पास आ जाओ, कितना पैसा चाहिए बताओ। लेकिन माहिर बनना पड़ेगा पहले। शकल पे कितना भी फेशियल करवा लो, हाथ में कितना भी आईफोन चमका लो, धूम वाला बाइक घुमा लो, लेकिन फिर भी तुमको कोई 1 रुपया नहीं देने वाला। लेकिन धूम वाला बाइक ना भी हो, हाथ में आईफोन ना भी हो, शकल में फेशियल ना भी चमक रहा हो, अपने काम में अगर तुम माहिर हो, सब दुनिया लाइन लगाए खड़ी होगी, भैया तुम ही चाहिए, आ जाओ मेरे पास। दुनिया माहिर लोगों की दीवानी है, चरण चूमती है उनके। रिंकू सिंह आज से पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, कोई पूछता भी नहीं था। वो बिहार वाला लड़का, वो जो सिंगर है जो अचानक से वायरल हुआ है गाना गा करके, उसको कोई जानता भी नहीं था। उसने अपने इंटरव्यू में बोला हमको कोई पूछता ही नहीं था, हमारे पड़ोसी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे सोनू सूद ने उसको बुलाया, गांव के आसपास के गांव पूरे देश में फेमस जैसे हुआ, मीडिया, न्यूज, पत्रकार सब उसके घर पे खड़े इंटरव्यू लेने के लिए उसका। माहिर तो बनो, साबित तो करो। दुनिया सलग कदम कैसे चूमने नहीं आएगी। तुमको बस यही दिक्कत है कि तुम माहिर बने बिना सब हासिल करना चाहते हो। वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। छठा तरीका, ऑप्शन ट्रेडिंग करो भैया। आज के टाइम में बड़ा पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने 6ठे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि बाकी के 5 जो बताए ना, उसमें रिस्क या तो नहीं है या फिर ना के बराबर। क्या रिस्क है, पैसा तो लग ही नहीं रहा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपका पैसा पहले लगता है और पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। उन 5 तरीकों में पैसा लग नहीं रहा, और लग भी रहा है तो बहुत ना के बराबर लग रहा है। यहां पैसा आपका लगेगा, हालांकि कम लगता है, लेकिन जितना भी कम लगे डूबने के चांसेस तो हैं। लेकिन हां, यहां कमाए भी मोटा जा सकता है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है बता देता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीदने के बजाय शेयर को किराए पे लेते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, और उस शेयर को किराए पर, अच्छा जब किराए पर आप ले रहे हो तो शेयर बहुत सस्ते पे मिलता है आपको, बहुत सस्ते पर। अगर ओरिजिनल शेयर की कीमत 2,000 रुपए है तो शेयर किराए पर लेने में, यानी कि उसका ऑप्शन खरीदने में आपको 200 रुपए का पड़ता है। तो अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो इतने सस्ते में लेकर के उसकी खरीद बिक्री कर करके आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन रिस्क इंक्लूडेड है। अच्छा, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, सिखाइए सिखाइए। तो आप भी अगर मुझसे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो या शेयर मार्केट का पूरा डिटेल जानना चाहते हो, तो आपके कमेंट अगर मुझे आते हैं, अगर कमेंट में मुझे आप कहते हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, मुझे अगर अभी लिख के आप बताते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, लिख के बताइए, तो अगर ज़्यादा तादाद में आता है तो मैं ज़रूर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अपनी आसान भाषा में आपको सिखाने के लिए ज़रूर सेशन लेकर के आ सकता हूँ। पूरा स्टॉक मार्केट सिखा सकता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज, जितनी मेरी जानकारी है। ठीक है,
तो आज के सेशन में इतना ही। ये 6 तरीके इंप्लीमेंट कीजिए सर। रिपीट ये करने के लिए है मेरे पास कि माहिर किसी एक चीज में बनना, 6 के 6 नहीं। मुश्किलें आएंगी, अप डाउन सब आएगा, लेकिन अगर डटे रहे तो खिलाड़ी बन के निकलोगे, रिंकू सिंह की तरह।